नमस्कार। चौथे चरण का रण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव का महासंग्राम जारी है और अब चौथे चरण में मतदान की बारी आ चुकी है, जब मध्य प्रदेश की बाकी बची 8 लोकसभा सीटों के साथ देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में मध्य प्रदेश के सीएम, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है, जो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनके गृह जिले में चुनाव होने से यहां जबरदस्त चुनावी घमासान है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर होगा मतदान। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर वोटिंग। 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार मैदान में। 1,63,70,564 मतदाता डालेंगे वोट। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान की घड़ी आ चुकी है। 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए अब मतदान होना है। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसी के साथ एमपी की सभी 29 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चौथे चरण में प्रदेश के कद्दावर नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, जो भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन ये चुनाव उनके गृह जिले में हो रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर जीत के साथ जीत का रिकॉर्ड बनाने का दारोमदार भी इन्हीं नेताओं के जिम्मे है। वैसे तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी 29 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया और हर सीट पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन चौथे चरण में उज्जैन सीट शामिल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह जिला होने से इस सीट पर सभी का फोकस रहेगा। इसी तरह इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय की रणनीति से भले ही कांग्रेस अब मैदान में नहीं बची, लेकिन फिर भी यहाँ मुकाबला भाजपा और नोटा के बीच है, क्योंकि अक्षय बम के नाम वापस लेने से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लोगों से नोटा को वोट देने की अपील करते नजर आए। यानी यहाँ कैलाश जहाँ भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलाने का प्रयास करते नजर आए, तो जीतू पटवारी नोटा को रिकॉर्ड वोट दिलाना चाहते हैं। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के गृह जिले धार में भी वोटिंग होनी है। विधानसभा में इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। अब इसका कितना फायदा उमंग अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में दिलवा पाते हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। बहरहाल इन 8 सीटों पर कुल 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बताते हैं किन लोकसभा सीटों पर होना है चुनाव और किस किस के बीच है मुकाबला। देवास सीट का संग्राम। बीजेपी से वर्तमान सांसद महेंद्र सोलंकी एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि कांग्रेस से राजेंद्र मालवीय को प्रत्याशी बनाया गया है। देवास लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर फिलहाल 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उज्जैन सीट का संग्राम। उज्जैन में बीजेपी से वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया ही एक बार फिर प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने विधायक महेश परमार को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रतलाम सीट का संग्राम। रतलाम लोकसभा में भाजपा ने अनीता नागर सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया। ये सीट अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। रतलाम सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। धार सीट का संग्राम। धार लोकसभा सीट से भाजपा की 2014 की रही सांसद सावित्री ठाकुर प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने नए चेहरे के तौर पर राधेश्याम मोवेल को उम्मीदवार बनाया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित धार सीट पर 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। खरगोन सीट का संग्राम। खरगोन लोकसभा से भाजपा के गजेंद्र पटेल एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सरकारी अधिकारी पोरलाल खरते को उम्मीदवार बनाया है। अनुसूचित जनजाति के लिए ही खरगोन लोकसभा सीट आरक्षित है, जहां से केवल 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। इंदौर सीट का संग्राम। इंदौर संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने फिर शंकर लालवानी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस से अक्षय बम ने नामांकन भरा और फिर वापस ले लिया। ऐसे में इंदौर में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। इंदौर में बसपा के संजय सोलंकी समेत कुल 14 प्रत्याशी हैं। मंदसौर सीट का संग्राम। मंदसौर सीट पर भाजपा ने अपने वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता को ही टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने यहां दिलीप सिंह गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। संसदीय सीट पर कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। खंडवा सीट का संग्राम। खंडवा से भाजपा ने उपचुनाव में जीते सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को ही प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने ऐन वक्त पर नरेंद्र पटेल को खंडवा से उम्मीदवार बनाया। यहाँ से कुल 15 प्रत्याशी मैदान में हैं।
इन 8 सीटों पर फिलहाल भाजपा का ही कब्जा है, लेकिन इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में कड़े मुकाबले के आसार हैं। ये तीनों ही सीटें आदिवासी बेल्ट की धार, खरगोन और रतलाम झाबुआ है, जहां पर भाजपा ने रतलाम में नए चेहरे, धार में पुराने चेहरे तो खरगोन में वर्तमान चेहरे को मौका दिया है। भाजपा के पास 8 सीटें बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के पास अपनी सीटें बढ़ाने का मौका। वहीं नजर इस बात पर भी होगी कि मतदाता इस बार कितना उत्साह दिखाते हैं। पहले 2 चरणों में कम वोटिंग और तीसरे चरण में 2019 के समान ही हुई वोटिंग से राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ी हुई है। ऐसे में चौथे चरण का मतदान कैसा रहता है और मालवा निमाड़ के मतदाता कितना उत्साह दिखाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। डीएनएन न्यूज के लिए दीपेश जैन की रिपोर्ट। सुबह से ही चौथे चरण का रण जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 8 लोकसभा सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। मध्य प्रदेश की ये सभी 8 लोकसभा सीटें मालवा निमाड़ क्षेत्र से आती है। इन 8 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 16 जिले और 64 विधानसभाएं आती है, जिन पर सुबह से ही मतदान जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीएम समेत तमाम सारे जो दिग्गज इन क्षेत्रों से आते हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और अब उन्होंने लोगों से भी मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। चलिए आज इसी चौथे चरण को लेकर करेंगे मंथन और चर्चा। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला जी। शिवम जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहित यादव जी और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल शिवम शुक्ला जी आपसे, पूरे देश में इस समय 10 राज्यों में वोटिंग हो रहा है, 96 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। वही मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है। भाजपा के मौजूदा सांसद इन सीटों पर रहे हैं और आपके ही जो नेता है वो यहां से चुनाव जीते, इन सभी सीटों पर आपके चुनाव जीत करके आए हैं। तो क्या लगता है भाजपा किस स्थिति में, कहां देखते हैं भाजपा को? चलिए रोहित यादव जी के पास चलते हैं। शिवम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोहित यादव जी, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर यदि नजर डाली जाए तो 2 लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें 5-5 सीटों पर आप जीते हैं, तो 3 पर भाजपा काबिज रही है। अब क्या स्थिति लगती है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे बताऊं, भाजपा के ऊपर इतना दबाव है, उनको अपने काम पे विश्वास नहीं है, इसलिए उनको विपक्ष पे दबाव बना के किसी भी तरह प्रत्याशी का नामांकन वापस कराना पड़ गया। उनको ये लगता था कि अगर वो खड़ा होता है कोई भी विपक्ष का प्रत्याशी तो जनता उनको जवाब देने तैयार थी। और मैं आपको पुनः कह रहा हूं कि इंदौर की जो जनता है वो उनको अभी भी जवाब देगी नोटा के रूप में। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि भाजपा का उद्देश्य इस देश की भलाई है, इस देश को मजबूत बनाना है या अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, पार्टी से जुड़े लोगों को मजबूत बनाना है। देश चलता है संविधान से, संविधान बनता है सिद्धांतों से और उसकी जो आत्मा है वो लोकतंत्र है। तो इन्होंने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसलिए इनका ना तो संविधान में विश्वास है ना इनका कोई सिद्धांत है। ऐसी पार्टी को, जो कि आज की डेट में मैं कहता हूं कि ये ऋण विहीन लोगों की पार्टी है, इनका सिर्फ एक उद्देश्य लूटना, खसोटना, जनता को बेवकूफ बनाना और सबसे बड़ी बात है जनता के बीच में बंटवारा और हिस्सेदारी पैदा करना, ऊल जलूल बयान देना, झूठ बोलना। इनके हर गारंटी की गारंटी ये है कि ये कभी पूरी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इन्होंने लाडली बहनों को किस तरह से उपयोग किया आप जानते हैं। 3,000 रुपए महीना देने की बात कही गई थी, आज तक वो नहीं दिए गए। 2700 रुपए बोला गया था गेहूं खरीदी जाएगी, क्या हो रहा है गेहूं खरीद पे ये सबको पता है। धान खरीदी 3100 रुपए का वादा था, गारंटी दी गई थी, क्या हुआ उस गारंटी का? कोई नहीं। इनके 10 साल पहले की जो गारंटी थी, चाहे वो 15 लाख रुपए की हो, चाहे 35 रुपए डीजल पेट्रोल बिकने की हो, ये सिर्फ और सिर्फ सबूतेबाज लोग हैं जो किसी भी तरह जनता की आंख में धूल झोंकते हैं, उनका ध्यान भटकाते हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं, उन्हें धर्म जातियों में बांट कर लड़वाते हैं, इनसिक्योर फीलिंग क्रिएट करते हैं समाज के बीच में, अनस्टेबिलिटी आए किसी तरह। अभी इन 8 लोकसभा सीटों पर आते हैं, इन 8 लोकसभा सीटों पर आते हैं जिन पर चुनाव चल रहा है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, कहां देखते हैं कांग्रेस को? मैं 8 में से आपको कह रहा हूं कि कम से कम कांग्रेस 5 से 6 सीटों पे जीतने वाली है। बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। इंदौर भी जीतती अगर इन्होंने ये छद्म लोकतंत्र का वहां पे उपयोग ना किया होता। एक तरह की सॉफ्ट ऑटोक्रेसी क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके कई बड़े नेता, आपकी पार्टी के कई बड़े नेता ये बयान देते हुए देखे गए हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से भी 7 से 8
सीटें जीत रहे हैं। आप अकेले मालवा निमाड़ की 8 सीटों में से 6 और 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसका कारण है, आप देखिए जिस तरह से पिछले 3 चरणों में चुनाव हुआ है और भाजपा के जिस तरह से हौसले पस्त किए हैं जनता ने, जहां ये नारा लगा रहे थे हम 400 पार हैं कुल मिला के, ये अब मुझे लगता है कि शायद ये बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए इनकी ये बौखलाहट और घबराहट है। आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आज दिन में आप देखिए इंदौर में जो मतदान है बाकी जगहों की अपेक्षा कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता भी अब ये समझने लगी है कि भाजपा का उद्देश्य देश चलाना नहीं है, पार्टी चलाना उनका उद्देश्य है, जिसका जवाब जनता इनको अब मुंह तोड़ देगी। हमारी ये सीटें डे बाई डे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, इनकी हताशा बढ़ती जा रही है, इनके ऊल जलूल बयान आ रहे हैं, ये अपने लिए खुद ही एक तरह से गड्ढे खोद रहे हैं और ये उसमें खुद गिरेंगे। ये लोकतंत्र को बदनाम करके सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे और हम किसी तरह से भी अपनी सिर्फ राजशाही और सत्ताशाही चलाते रहेंगे, तो जो अब जनता इनके साथ होने नहीं देगी, इनको करने नहीं देगी किसी भी तरह से ये देश में। जी रोहित जी, खंडवा लोकसभा क्षेत्र की 8 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो इस खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती है। आपके खाते में केवल 1 विधानसभा सीट रही। वहीं मंदसौर की बात की जाए तो वहां पर भी आप 1 ही सीट जीत पाए और आप यहाँ लोकसभा चुनाव में 8 में से 7 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। कैसे संभव हो पाएगा ये? देवास और इंदौर की तो सीटें है ही नहीं आपके पास। छोड़ा है ना, इंदौर तो मैंने छोड़ा है। मैंने आपसे कहा 5 से 6 सीटें हम जीत रहे हैं, तो इसमें आपको कहां संशय नजर आ रहा है? नहीं, मैं पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात देखिए, कर रहा हूं। विधानसभा परिणाम की जो आप बात कर रहे हैं उसको बीते समय हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात, विधानसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा की परिस्थितियां अलग थी। तो आपको लगता है जनता लोकसभा में आपका साथ देगी? बिल्कुल साथ देगी। जो गठबंधन हुआ है और गठबंधन में साथ देगी। जनता ये समझने लगी है कि किस तरह से ये विपक्ष को कमजोर करते हैं, किस तरह से उन्हें बांटते हैं, लोगों को किस तरह से पथभ्रष्ट करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये सब जनता बहुत मतलब आसानी से समझने लगी है। सतही राजनीति रह गई है इनकी, जो कि कुछ दिनों में वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए, शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा से। शिवम शुक्ला जी, कांग्रेस से रोहित यादव जी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप उन्होंने लगाया है। इसी के साथ उन्होंने 8 लोकसभा सीटों में से मालवा निमाड़ की 6 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है। तो ये तो हो गई उनकी बात। अब जो इन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें रतलाम, धार और खरगोन, ये 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिनमें पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो इन सभी सीटों पर जो भाजपा की स्थिति रही है वो बड़ी कमजोर नजर आई। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि पूरे मध्य प्रदेश की निष्ठा संकल्पित होकर के 29 कमल की माला प्रधानमंत्री मोदी जी को पहनाने का दृढ़ निश्चय लिया है। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता पूरी आतुर है अपने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए और उसी दिशा में हमारा संगठनात्मक जो पूरी एक व्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। हम देखेंगे कि एक पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी तमाम लोकसभा सीटों पर अपनी विजय पताका को फहराएगी और कांग्रेस की यह जो तमाम हवाई दावे हैं वो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि स्पष्टता के साथ कांग्रेस आज जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रही है। इस तरह से कांग्रेस का जो यह एक कटाव हुआ है, इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और स्वाभाविक तौर पर हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस को इसी स्थिति से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तमाम तरीके से लगातार कांग्रेस को जनता ने खारिज करने का निश्चय किया है और उसी दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस लोकसभा सीट पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर उनके सामने पंजे का निशान ही नहीं है और जो व्यक्ति स्वयं खुद की सीट पर अपने पार्टी को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, उससे हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो पूरे प्रदेशवासियों से किसी दल विशेष के लिए पंजे के लिए वोट देने की अपील करेगा तो जनता उसको स्वीकारेगी। स्वाभाविक तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और कांग्रेस का जो अध्यक्ष स्वयं को वोट नहीं डाल पा रहे, उनके आह्वान पर न मालवा निमाड़ अंचल की जनता ही मानने वाली है। मालवा निमाड़ की जनता ने हमेशा से ही सदैव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा पर अपना दृढ़ विश्वास दिखाया है और आने वाले वक्त में भी इसी की बातचीत उनको देखने को मिलेगी। जी, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी भी जुड़े हुए। रवि जी, कांग्रेस मालवा निमाड़ की 8 सीटों में से 6 सीटें जीतने का दावा कर रही है, जबकि अभी शिवम जी को हमने सुना वो पूरे की पूरी 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। 29 कमल की जो माला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, देखिए 4 जून तक तो सबको दावा करने की पूरी छूट है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्वाभाविक तौर पर अब वो 8 में से कम 6 सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 8वीं तो छोड़नी ही पड़ेगी इंदौर।
लेकिन जहाँ तक आज के जो मतदान वाले चौथे चरण वाली 8 सीटें हैं, उनमें देखिए ज़्यादा कसमकस वाली स्थिति जो है वो 3 अनुसूचित जनजाति वाली जो आरक्षित सीटें हैं, रतलाम, धार और खरगोन, इन तीनों सीटों पर ज़्यादा जद्दोजहद मुझे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर जो प्रबंधन है वो राजनीतिक दलों का जो प्रबंधन है वो कितना मतदाताओं को बाहर निकाल पाता है और वोटिंग करा पाता है। इन तीनों सीटों पर ज़्यादा मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए क्योंकि देखिए बाकी सीटों पर तो मेरे को लगता है कांग्रेस प्रवक्ता भी इससे सहमत होंगे कि इंदौर तो ठीक है, इंदौर तो उन्होंने छोड़ ही दिया। उज्जैन, देवास, मंदसौर और खंडवा, ये 5 सीटें तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी का कब्जा लंबे समय से रहा है यहाँ पर। और ऐसी स्थिति में अब जो 3 आदिवासी जो सीटें हैं, लेकिन रवि जी, रतलाम लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि मतदाताओं का मतदान केंद्रों तक पहुँचना, क्योंकि आज भी एक बड़ा वर्ग जो है इन क्षेत्रों में सरपंच के कहने पर वोट डालता है। तो अब आप सोचिए कि मैंने कहा ना कि जो चुनावी प्रबंधन है कि कार्यकर्ता गांव-गांव तक जिसके पहुँचे हैं, जो इसमें माहिर है, जो इसमें लगा हुआ है, जुटा हुआ है, वो अगर कितनी वोटिंग इन तीनों जगह पे करा पाता है। रवि जी, मैं रतलाम को लेकर आपसे जानना चाहूंगा, रतलाम का सियासी समीकरण क्या कहता है? रतलाम अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो करीब 90,000 वोट से वहां पर कांतिलाल भूरिया की हार हुई थी। वे 5 बार इस जगह से सांसद भी रह चुके। तो अब वहां की स्थिति क्या कहती है? देखिए, मैं अभिजीत, रतलाम में कांतिलाल भूरिया का दबदबा है, प्रभाव वाला क्षेत्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि यहाँ इस सीट से अब तक जितने चुनाव हुए हैं केवल 7 लोग सांसद चुने गए हैं। उनमें मतलब 3-4 नाम तो भूरिया परिवार मतलब भूरिया सरनेम वाले ही हैं, भूरिया उपनाम वाले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की जो राजनीति है वो इस कुटुंब के आसपास ही घूमती है, चाहे वो दिलीप सिंह भूरिया हो, निर्मला भूरिया हो, कांतिलाल भूरिया हो, विक्रांत भूरिया हो। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं वहाँ की पूरी सियासत है। अब सवाल ये है कि आपने कहा समीकरणों वाली बात, तो देखिए रतलाम सीट में मंदसौर की शहरी और ग्रामीण 2 सीटें, अलीराजपुर और तीसरी सैलाना, इन 4 जगहों अलीराजपुर का लगा पेटलावद भी है। तो ये 4-5 सीटों पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है प्रचार के मामले में भी, और उसकी जो जमावट नज़र आ रही है। क्योंकि पहले भी देखिए जो पिछले चुनाव के नतीजे रहे हैं, तो मंदसौर की ये रतलाम की ये दोनों सीट प्लस वहाँ पर जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 सीटें हैं, तो 4 सीटें बीजेपी पर कहीं हैं प्रभावी है, तो कहीं 4 सीटों पर जो है कांग्रेस भी लगती है, खास करके जोवट, झाबुआ वगैरह जो सीट हैं। तो ये मैं कहीं कोई वहाँ के समीकरण है। अब मैंने कहा ना कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि कौन पार्टी के कार्यकर्ता कितने मतदाताओं को केंद्र तक पहुँचा पाते हैं, मतलब उन्हें प्रेरित कर पाते हैं कि भाई आप वोटिंग करिए, और वो वोटिंग परसेंटेज दिखाएगा वहाँ का कि रुझान किस तरफ जा रहा है। तो ये स्वाभाविक तौर पर ये तो रतलाम, वही कमोवेश यही स्थिति जो है वो धार में भी नज़र आती। धार में देखिए जो बीजेपी के जो 2 नेता हैं, छतर सिंह दरबार और महिला मंत्री जो है सावित्री ठाकुर, नहीं सावित्री ठाकुर तो वहाँ प्रत्याशी है, मंत्री है, महिला बाल विकास की मंत्री रही है वो, रंजना बघेल, वो कोई ज़्यादा सक्रिय इसमें नज़र नहीं आई। इसमें कहीं ना कहीं एक असंतोष का स्वर वहाँ पर सुनाई दे रहा है। तो बीजेपी की समक्ष वहाँ चुनौती। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जिस तरीके से वो गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी को साथ लेकर आए, 2 बार के सांसद हैं, प्रभावी नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी ने वहाँ हासिल की थी। अब उमंग सिंगार कितना जोर मार पाते हैं धार में, ये उस पर निर्भर करेगा। हालांकि देखिए वो लंबे समय से पिछले 10-15 दिन से तो वहाँ कैंप किए ही हुए हैं, और वो कैंप करने की एक बड़ी वजह ये भी रही कि जो एकमात्र हेलीकॉप्टर कांग्रेस को यहाँ मिला था वो तीसरे चरण के बाद यहाँ से चला गया, वापस बुला लिया गया, उसे उड़ीसा भेज दिया गया। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें अपने अपने गढ़ में कैंप करना पड़ा। चाहे जीतू पटवारी इंदौर में कैंप किए हुए हैं, सड़क मार्ग से वो पहुँचे जहाँ जहाँ जा सकते थे। उमंग सिंगार अपने क्षेत्र में रहे, अरुण यादव अपने क्षेत्र में रहे। तो ये अपने अपने जो संसाधन है उनके हिसाब से सबने अपने प्रयास किए हैं। अब इसमें कौन कितना सफल होता है
ये शाम तक जो मतदान प्रतिशत होगा उससे भी थोड़ा साफ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि 4 जून को तो खैर नतीजे आ ही जाना है अभिजीत। जी बिल्कुल। रोहित यादव जी, लोकसभा की 8 सीटों पर मतदान है, आप 6 पर जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं कई सारे जो नेता हैं आपके लगातार चुनाव प्रचार में देखे गए, चुनाव प्रचार में वहां पर प्रचार करते हुए नजर आए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह की बात उजागर होती हुई कांग्रेस में देखी गई। और फिर आप इंदौर का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि वहां से जो प्रत्याशी है उसको नामांकन भाजपा ने वापस कराया है, तो आप अपने प्रत्याशी को ही नहीं संभाल पाए। आपके प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, गृह जिला उनका है। तो जिस इंसान के पास पूरे प्रदेश की बागडोर है वो अपना जिला ही ना संभाल पाए, वहां से अपने प्रत्याशी को ही ना बचा पाए, तो सवाल तो आप पे ही खड़े होंगे। मैं आपसे ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आप सवाल हम पे खड़ा कर रहे हैं, मगर इस समय सवाल जो है वो देश के लोकतंत्र पे खड़ा हुआ है। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिन के लिए संविधान बनाया था? क्या संविधान सभा ने कभी ये सोचा था कि जहाँ पे लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका बराबर होगी, वहाँ पे विपक्ष विहीन एक नहीं, तो लोकतंत्र जब बनाने की कांग्रेस कोशिश सत्ता में की रही है जाएगी? तो कांग्रेस के कार्यकाल में, शासन काल में भी तो कई सारे पार्टियों का विलय उनके साथ कराया गया, कई पार्टियों को ध्वस्त कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया, कई नेता उस दौरान कांग्रेस में भी शामिल हुए। देखिए, शामिल होना और किसी को दबाव डाल के शामिल करवाना, ये दो अलग अलग तरह के। अक्षय बम के केस में अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं उन पे पुराने केसेस खोले जा रहे हैं, कभी उन पे अभी भी दबाव बनाया जा रहा है, कुछ धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, 17 साल पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। आपको अगर हर तरह से हरास किया जाएगा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, तो कहीं ना कहीं ये बात किसी के लिए भी शायद मुश्किल हो जाएगी कि वो जिस निष्ठा के साथ जिस पार्टी से जुड़ा है, अगर आप उसके सारे वजूद को खत्म करने पे तुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो स्टेप बैक हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, वो भी इंसान है। मैं कहता हूं कि अगर किसी के ऊपर ऐसी परिस्थितियां, भगवान न करे कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो आप भी शायद एक बार सोचेंगे कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं या जो भी जनसेवा के कार्य में हूँ, क्या मैं उसके लिए क्या क्या दांव पे लगा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब किसी को झूठे इल्जामों में फंसा जाए, उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सब तरह से उसके ऊपर दबाव डाला जाए, तो वो व्यक्ति उस परिस्थितियों में क्या निर्णय लेता है, ये उसके विवेक पे और उसकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। उसमें पार्टी पे ब्लेम करना, पार्टी से क्वेश्चन पूछना, मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरह का सैद्धांतिक रूप से कहीं तक सही है। बल्कि सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर आप इतनी मजबूत पार्टी हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ती है कि आपको सारे लोग जो है वो शिवम जी से जवाब ले लेते। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए भाजपा से। शिवम जी, आपके पास एक लंबी फहरिस्त है दिग्गज नेताओं की, बड़े दिग्गज नेता आपके पास है, बड़े बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में आपके पास है, दिग्गजों की एक लंबी लिस्ट आपके पास है, फिर क्या जरूरत पड़ जाती है बाहरी नेताओं को शामिल करने की? शिवम जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदैव मानना है कि सदैव अपने विचार का विस्तार करते रहना चाहिए। हम तो लगातार प्रयासरत रहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हमारी विचारधारा, हमारी रीति नीति को आत्मसात करें और समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का जो यह संकल्प है, इसमें अपने हिस्से का योगदान अर्पित करें। और स्वाभाविक तौर पर उसी भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसी ही हमारी राजनीति है। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि लोग आज उनके दल का त्याग क्यों कर रहे हैं। आखिर सत्ता से बाहर तो कांग्रेस 20 वर्षों से है, तो हर कोई सत्ता देख करके तो आ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो एक राष्ट्र सेवा का संकल्प है, उसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर इसके ही हमें सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी, लेकिन ये तो आप पर प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस किसी भी प्रकार के लगा सकती है, लेकिन देश का जो बृहत्तर जनमानस और जन समुदाय है वह इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास की राजनीति की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि के लिए आज देश में लोगों ने राजनीतिक जो एक बाध्यता अथवा राजनीतिक जो बैरियर्स थे उनको तोड़ करके आज एकजुटता के साथ संकल्प लिया है कि 2047 में अगर विश्व के उत्कर्ष पर भारत को पहुंचाना है तो प्रधानमंत्री जी के यह जो सफल एक प्रकार से लगातार उनके प्रयास हैं उसमें अपने हिस्से का योगदान दें और लगातार हमारी मनोदशा, हमारी विचारधारा और हमारे संगठन की रीति नीति उसी अनुरूप आगे बढ़ रही है और उसी के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी संख्या में लोग हर तरफ से हमारे इस राष्ट्रवादी संगम में जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। जी, चलिए रवि अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं। रवि जी, अभी वर्तमान की जो परिस्थिति बन रही है, वर्तमान में देखा जा रहा है अपने अपने दावे और वादे का दौर है, लोग अपने तरीके से अपने दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या नजर आती है?
देखिए वास्तविकता तो अभिजीत है, हालांकि मैंने बताया ना कि जो मालवा निमाड़ की जो 8 सीटें हैं अभी तो देखिए कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ है नहीं। एकमात्र छिंदवाड़ा है, उस पर तो पहले चरण में ही चुनाव हो चुका है। अब तो कांग्रेस जो है वो जो भी प्रयास कर रही है वो पाने का प्रयास कर रही है, अगर जो भी मिलता है तो वो उसके लिए प्लस होगा और इसी जद्दोजहद में वो है। दूसरी तरफ बीजेपी के समक्ष बड़ी चुनौती इसलिए है कि उसे कम से कम 28 सीट तो पहले बचा के रखनी ही है किसी भी हालत में, और फिर जो वो 29 का दावा कर रही है तो 29 कमल की माला का उस पर हाथ फेरना है। तो सवाल वही है कि जहाँ तक जो प्रभाव वाला क्षेत्र है तो देखिए 2018 और 2019 के भी किसने सोचा था कि 2018 में जो नतीजे आए थे और 2019 के जो नतीजे आए हैं, तो मतदाता बहुत समझदार है, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना देखता है कि कौन देश को बेहतर नेतृत्व दे सकता है, कौन देश को, क्योंकि सब देखिए कांग्रेस का शासनकाल भी सबने देखा है, बीजेपी के 10 साल का शासनकाल भी देखा है। अंतर मतदाता बेहतर तरीके से कर पाता है कि कहाँ कब कितना विकास हुआ और किस स्तर पर हुआ, किस तरीके से हुआ। तो सवाल यही है ना कि और नीति रीति भी सबकी पता है। तो जहाँ तक देखिए जो अभी मैं सुन रहा था कि बार बार ये बात आती कि आप डरा धमका के ऐसा कर दिया, देखिए चुनाव भी कोई रण से कम नहीं है। आप अगर अखाड़े में कमज़ोर पहलवान को उतारेंगे जिसकी लंगोट पहले ही ढीली है, तो वो तो सामने वाला तो दाव लगाएगा ना, पैंच लगाएगा ना, भाई वो थोड़ी देखेगा कि मुझे अब इसको अब सवाल ये कि आपने ऐसा प्रत्याशी चुना ही क्यों जिस पे पहले से आपराधिक मामले दर्ज थे। मैं 33 साल से पत्रकारिता में हूँ, मुझ पर तो कोई राजनीतिक दल दबाव नहीं बना सकता क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। सवाल ये है कि आपने अगर ऐसे भीरू लोगों को चुना जो पहले से ही दागदार थे, तो वो तो सामने वाला कोई वो तो हर दाव पैंच अपनाएगा ना, क्योंकि रण में तो सारे दाव पैंच अपनाए जाते हैं। अब सवाल यही है कि ऐसा डराया धमकाया, अदालत ने तो देखिए वो, हालांकि बात तो यही है कि आरोप तो अदालत ने मतलब निर्देश तो अदालत के थे, आदेश, और उसके बाद भी अभी देखिए वारंट जारी हुआ। अगर अब वो बीजेपी में आ गए तो बीजेपी तो बचा लेती ना भाई कि नहीं, अदालत से कह देते कि नहीं मत करिए, वारंट जारी है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आरोप लगाना एक अलग बात होती है और वास्तविकता अलग बात होती है। जहाँ तक नोटा का सवाल है तो नोटा देखिए, नोटा का जो विकल्प दिया गया है अभिजीत, वो एक तरीके से प्रत्याशी मतदाता का आक्रोश जताने का एक वो है, लेकिन आप उसको किसी के लिए इसके लिए प्रेरित नहीं कर सकते कि नहीं नहीं आप इस पर वोट डालिए, क्योंकि उसका देखिए वो नोटा पे वोट डालना मतलब कुएं में पैसा फेंकने के जैसा है कि अगर आप दान कर रहे हैं और कुएं में फेंक दें तो वो मतलब आप समझिए कि क्या उपयोगिता है उसकी। तो मुझे लगता है कि मतदाता बेहद समझदार है और वो अपना फैसला बेहद समझदारी से लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भी देखिए वहाँ पर 71% मतदान हुआ था, इस बार तो मौसम भी सुहाना है, मौसम भी साथ दे रहा है और अगर हो सकता है कि 3-4 बजे के बाद आंधी पानी जैसी स्थिति बने, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो जाए, ये उम्मीद की जानी चाहिए अभिजीत जी। चलिए रोहित यादव जी, इंदौर को लेकर हम बात कर रहे थे, अक्षय कांति बम की चर्चा भी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन जब से प्रत्याशी चयन हुआ इंदौर के लिए, कांग्रेस से अक्षय कांति बम को चुना, फिर उसके बाद जब नामांकन वापस लिया, तो आपके भीतर के नेताओं में ही देखा गया कि उन्होंने विरोध किया और ये भी आरोप भी लगाया गया पार्टी के ऊपर कि पैसों को लेकर ये टिकट वितरित किया गया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रत्याशी चयन में कांग्रेस से कहीं गलती हुई है, या आप सही मानते हैं? देखिए, प्रत्याशी का चयन जो किया गया उसमें कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि दावेदारी प्रत्याशी पहले स्वतः लेके आता है। आप इस बात को समझिएगा कि कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, जब वो किसी से, जब आपसे उसको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट है, आप खुद अप्रोच करते हैं, तब आपको वो टिकट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो किसी भी तरह से ये कहना कि हमने जो चुनाव किया वो गलत किया, ऐसा नहीं है, या अक्षय बम पहले से चाहते थे तो वो पहले ही मना कर देते और वो बीजेपी में चले जाते। टिकट मिलने के बाद, फॉर्म भरने के बाद उनका फॉर्म वापस लेना कहीं ना कहीं ये बताता है। लेकिन जब उनका नामांकन वापस हुआ तो आपके ही एक नेता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, उनके एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वो साफ कह रहे थे कि हमने पहले ही मना किया था, इनको टिकट ना दें, पैसों को लेकर टिकट दिया गया। ये साफ आरोप लगाए हैं, पूरा वीडियो वो मीडिया पर खूब चला है, सोशल मीडिया पर भी बहुत वायरल हुआ है।
देखिए, भाजपा और कांग्रेस में एक अंतर है, यहाँ पे समझना होगा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यदि कोई एक व्यक्ति किसी के बारे में कोई वक्तव्य देता है तो यहाँ पे उसे किसी डर दबाव की आवश्यकता नहीं है। उनका अपना निजी सोचना रहा होगा कि शायद उन्हें पैसे लेके टिकट दिया गया या ऐसा कुछ हुआ। एक बात बताइए, कांग्रेस में एक तरफ तो आप ही लोग ये बात साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस जो है वो एक छोड़ के बाकी सीट हार गई थी, तो इसके बाद कोई आपको लगता है कि विचारधारा को छोड़ के कोई यहाँ पैसा देके चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो पहले टिकट खरीदेगा, फिर उसके बाद वो चुनाव में पैसा लगाएगा और जहां उसको जीतने की गारंटी कम है, एक लंबा संघर्ष है, विचारधारा की भी लड़ाई है, तो यहाँ जो व्यक्ति लड़ने तैयार था वह स्वतः अपने आप से आत्म प्रेरित था। कहीं से कहीं तक ये सवाल तो जब वो स्वतः आत्म प्रेरित चुनाव लड़ने के लिए हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उनकी मानसिकता बदली हो, उन्होंने नामांकन वापस लिया, फिर इस पर भाजपा को आप लोग आरोप लगाते हैं। यहाँ आप स्वतः बात करते हैं, वहां प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। जी हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स हुई तभी तो। देखिए, किसी का भी मन, जो कोई लोग किसी का मन तो फिर कभी भी बदल सकता है ना। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको उसी पे स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। मन बदल सकता है, वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि आज एक खिलौना खरीदने का मन था, कल कोई दूसरा खरीदने का मन हो गया। विचारधारा बदलने वो कह रहे संगठन के नेता ही आपके कांग्रेस के उनके पास नहीं पहुंचे, प्रचार वो अकेले कर रहे थे, अकेले उन्हें चुनाव लड़ना पड़ रहा था, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था कांग्रेस से। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, कांग्रेस से कोई साथ नहीं दे रहा था, ये सब कहने की बातें, बाद में कवर अप करने की। कितने दिक्कत पहुंचे अच्छा इंदौर में प्रचार करने उस दौरान? देखिए, पार्टी की अपनी एक संगठनात्मक व्यवस्था है, उसका अपना एक रूटीन। अगर एक कोई व्यक्ति चाहे कि सारा संगठन सिर्फ उसी के चुनाव क्षेत्र में लग जाए तो ये तो संभव नहीं है। पूरा मध्य प्रदेश देखना है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेताओं को या राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश में चुनाव लड़ने जाना है। और दूसरी बात ये रही कि जब आप टिकट लेते हैं तो क्या आप इसी भरोसे पे लेते हैं क्या कि सिर्फ संगठन के भरोसे? ये तो भाजपा का काम है कि पैसा भी पहुंचाएंगे, पावर भी पहुंचाएंगे, संवैधानिक संस्थाओं को भी आपकी मदद में लगाएंगे। ये भाजपा करती, कांग्रेस कभी ऐसा चुनाव नहीं लड़ती। तो देखिए, अक्षय बम की क्या मजबूरी है, ये तो वही जानते हैं, क्यों कवर अप कर रहे हैं। विचारधारा रातों रात नहीं बदलती कि रात स्वप्न में ब्रह्म आए थे और उन्होंने आपको बोला कि नहीं, कल से आपको भाजपा ज्वाइन करना है। चलिए, शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, एक जवाब ले लेते हैं उनसे। शिवम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। शिवम जी, बार बार प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र किया जा रहा है, बार बार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसा और पावर की बात की जा रही है। देखिए, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन अकेले इंदौर का तो ऐसा विषय है नहीं। राजस्थान में इनके एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के डर से विदेश भाग जाते हैं, सूरत में इनके प्रत्याशी जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, रोहन गुप्ता चुनाव लड़ने से मना करते हैं, पुरी में इनके प्रत्याशी मना करते हैं, तमाम वरिष्ठ नेता चाहे जीतू पटवारी, उमंग सिंह राज स्वयं हुआ, खुद चुनाव के मैदान में नहीं उतरते हैं। यह तो दिखा रहा है कि कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में लगातार खिसकती हुई चली जा रही है, जिसके कारण आज इनके नेताओं तक का विश्वास इनके नेतृत्व को हासिल नहीं है। और उस स्थिति में कांग्रेस को अपने अंतर मन में झांक करके देखना चाहिए कि आज इतनी दयनीय और इतनी चिंताजनक स्थिति कांग्रेस के सामने क्यों निर्मित हुई है। बाकी रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक कार्य कुशलता, अपने 10 वर्षों की सरकारों के विकासवादी राष्ट्रवादी राजनीति और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी की एक विश्वव्यापी जो लोकप्रियता है, उससे देश की जनता प्रभावित है, उस पर विश्वास करती है और अपने मताधिकार का प्रयोग सार्थक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उत्साहित है। जी रोहित जी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी जगह दौरा करते हैं तो विकास की बात करते हैं, वे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तमाम सारी जो योजनाएं जो देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी वो बातें करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि जहां जहां राहुल गांधी आपके बड़े नेता है, उन्होंने जब यात्राएं निकाली तो वे सिर्फ जातिगत जनगणना को लेकर के ही बात करते नजर आए और भाजपा ये आरोप लगाती नहीं उसके बाद कि आप देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो वो बोलते हैं हमारी एक जाति है गरीबी, है ना, फिर वो क्यों कहा जाता कि आपके संसाधन सारे जो आपके संसाधन है हिंदुओं के वो लेके मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र लूट लिए जाएंगे, आपकी भैंस खोल ली जाएगी। ये किसके वक्तव्य हैं? विकास की बात तो छोड़ दीजिए, जगह जगह जाने की बात छोड़ दीजिए। आज मणिपुर के इनके अपने मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि म्यांमार से घुसपैठ हो रहा है, 696 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों ने गाँव बसा दिए हैं। इस पे मुख्य प्रधानमंत्री जी कब जवाब देंगे? कौन से अपने वादा की बात करते हैं, कौन से विकास की? जितने टनल दिल्ली तक में बनाए वो तो ध्वस्त हुए जा रहे हैं, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। सच्चाई ये है, कैग एक जमाने में एक रिपोर्ट दिया करता था। आपने कैग का नाम कब से नहीं सुना? आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, मुझे बताइए कैग की कितनी रिपोर्ट्स आई? सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ था वो स्वास्थ्य का जो घोटाला था, जिसमें इन्होंने इंश्योरेंस दिया था, उसका सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। क्या हुआ उसके बाद? कैग की रिपोर्ट्स कहाँ है?
तब से तो मैंने 10 साल से तो कैग का नाम भी नहीं सुना कि कोई ऑडिट हुआ हो। तो ये देखिए, जो जमीनी तौर पे जो समस्याएं हैं उससे भटकाने की बात की गई। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है, जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा है। किसको आप बोल रहे हो विकास हुआ है, तो हम कह रहे हैं पता कर लो ना कि किसका कितना विकास हुआ है, इसमें क्या समस्या आ रही है आपको। आपके पास अगर डेटा होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से रणनीति बना पाएंगे, ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। आपको क्यों समस्या होती है डेटा पे बात करने में? आप हमेशा हवाइयां बातें क्यों करते हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए भाजपा से। इस देश को दोबारा, मुझे तो लगता है अगर 10 साल 5 साल इनका और शासन रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देश जिस आधार पे एक बार बढ़ चुका है, ये फिर बढ़ने की कगार पे खड़ा होगा। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा पर। शिवम शुक्ला जी, आरोप नहीं लगा रहा हूं शिवम शुक्ला जी, देश को एक बार फिर बढ़ सकता है भाजपा अगर 5-10 साल और रह गई? देखिए, ये कांग्रेस जो है ये वर्ग संघर्ष की स्थिति देश में उत्पन्न करने का काम कांग्रेस करती है। कभी देश को उत्तर और दक्षिण में बांटेंगे, कभी अगड़े पिछड़े में बांटेंगे, कभी हिंदी और अन्य भाषाओं में बांटेंगे। कभी कांग्रेस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति करेगी। तो कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र ही तुष्टीकरण तृप्तिकरण का रहा है। आज भी यह देश के बहुसंख्यक आबादी को वोट बैंक के पॉकेट में जातियों में बांट करके अल्पसंख्यक वर्गों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर देश की जनता इनकी मनोदशा, इनकी मानसिकता को समझती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ 4 वर्गों को हमने इस देश में आइडेंटिफाई किया है: गरीबों का वर्ग, युवाओं का वर्ग, अन्नदाता का वर्ग और नारी शक्ति का वर्ग। उसके अलावा किसी दूसरे वर्ग को देखते ही नहीं है। बाकी सामाजिक रूप से हम हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन वर्गों पर विशेष तौर पर हमारा फोकस रहता है और उसी मानसिकता के साथ हमारी संगठनात्मक गतिविधियां आगे बढ़ती है और हम देखेंगे कि इसके बेहद ही सकारात्मक परिणाम आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेंगे। जी जी, चलिए अब समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। शिवम शुक्ला जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित यादव जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो चौथे चरण के रण में लगातार जो है वो दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रही है। कोई मालवा निमाड़ की 8 सीटों में से 6 जीतने का दावा कर रहा है, तो कोई पूरे 8 की 8 सीटों पर कमल खिलाने की बात कर रहा है। अब आपको सीधे ले चलते हैं, अनुपम राजन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।